वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 60 प्रश्न। तो एक पहले मॉक टेस्ट हो चुका है इससे पहले हिंदी का, आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, जीएस के भी 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आप डेली इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। यूपी पीएससी आरओजी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो फुल लेंथ में करवा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले रात को 9 बजे सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस की, वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करना, आपको ये मॉक टेस्ट जरूर लगाने। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके अपने आंसर को देखिए कहाँ पे गलती हो रही है और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं और इन टेस्ट को लगाकर अगर आपको लग रहा है अभी भी आपके क्वेश्चन काफ़ी गलत हो रहे हैं तो ढंग से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप अभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, समय रहते तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उससे बाहर आपका कोई भी कंटेंट नहीं पूछा जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छे से जो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, साथ में प्रैक्टिस डेली होती है उसे भी कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज आप कोर्स और भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आपको अपना कोर्स वहीं पर दिख जाएगा। अदर स्टेट पीसेस या अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना है तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी का। पहले के जो सेट हो चुके हैं, अगर आप चैनल पर न्यू है तो उन्हें भी देख लीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है, दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हिरण्यगर्भ शब्द का उचित पर्याय क्या है। आत्मभू, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है क्षीरोद या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, जो हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। आत्मभू का भी मतलब यही है, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। तो यहाँ पर ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं ये सारे, हिरण्यगर्भ, आत्मभू और स्वयंभू। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी चूज करेंगे, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्षीरोद का अर्थ क्या है, तो क्षीरोद पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का। किसका है, लक्ष्मी जी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोविद और बुध हेतु सही पर्याय क्या है। ऑप्शन ए है विद्वान, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है पांडुलिपि और ऑप्शन डी है पल्लव। तो आपसे पूछा गया कोविद किसका पर्यायवाची। पहले हम 10 पर्यायवाची देखेंगे। 60 क्वेश्चंस आपको दिए गए सेट में, 6 टॉपिक से अलग अलग हैं। कोविद होता है पर्यायवाची, कोविद विद्वान का, बुध का और धीर का। ठीक है, ये सारे आपस में पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो हमें उत्तर दिया गया है वो ऑप्शन ए में दिया गया विद्वान। तो कोविद बुध ये किसके पर्यायवाची हैं, विद्वान के हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नश्वर और देवता दोनों शब्दों हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुनना है, नश्वर का और देवता का। ऑप्शन ए है अनित्य और मरणशील, ऑप्शन बी है अमर्त्य और मरणशील, ऑप्शन सी है अनित्य और अमर्त्य, ऑप्शन डी अमर्त्य और निर्जर। सारे ऑप्शन देखिए सही से और फिर उत्तर का चयन कीजिए। नश्वर का मतलब है जो नष्ट होने वाला हो, जो नित्य नहीं है, तो अनित्य हो जाएगा। अनित्य हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन देवता का पर्यायवाची भी देखेंगे। देवता के लिए क्या होगा, अमर्त्य या फिर निर्जर, अमर्त्य या फिर निर्जर। तो यहाँ पर अमर्त्य दिया गया। देखिए, अमर्त्य और निर्जर आपस में पर्यायवाची हैं और अमर्त्य और मरणशील ये आपस में पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखिए, हरियान और वैनतेय ये शब्द किसके पर्याय हैं। खग के, तालाब के, हंस के या फिर गरुड़ के। हरियान से आपको समझ में आ रहा है विष्णु जी का जो वाहन है, ये अब आपको उत्तर पता चल गया होगा। और उन्हीं को हम वैनतेय से भी बोलते हैं, वैनतेय या वातनेय भी बोला जाता है। तो गरुड़ के पर्यायवाची हैं हरियान, वैनतेय या फिर वातनेय। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, भ्रमर हेतु उचित पर्याय क्या होगा। निशीथ, शर्वरी, षटपद या तमस्ता। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी षटपद। अली, षटपद ये सारे भ्रमर के पर्यायवाची हैं। निशीथ, शर्वरी और तमस्सा ये किसके पर्यायवाची हैं, तो रात के होते हैं, रात्रि के हैं। ठीक है, यहाँ पर षटपद भ्रमर का है और इसी को अली और भौरा भी बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कुशेषय, कुशेषय अर्थात इसका क्या पर्यायवाची होगा। कमल, ईमानदारी, विष या फिर कालकूट। तो कुशेषय किसका है, ये हो जाएगा ए, कमल का। ठीक है,
यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? कमल का। कमल के और भी पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं, उत्पल है, शतदल है, नीरज है, ठीक है, सरोज है, ये सारे किसके? कमल के पर्यायवाची हैं और उसी में कुशेश्वर भी है। ईमानदारी, ईमानदारी का पर्याय जैसे सदास्यता। और फिर विष का तो आपने काफी बार पढ़ा होगा, विष का रटा भी होगा आपको, हलाहल, कालकूट, गरल, ये सारे किसके हैं? विष के पर्यायवाची हैं और विष और कालकूट आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, उपालंब का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है हौसला, ऑप्शन बी है शिकायत, ऑप्शन सी है स्पर्धा और ऑप्शन डी है रुझान। इसका सही उत्तर होगा उपालंब शब्द का अर्थ है शिकायत, ऑप्शन बी करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन देखिए, घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं, इसमें अंतःपुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जो उपर्युक्त शब्द है, रेखांकित शब्द है ना अंतःपुर, इसका सही पर्यायवाची बताना है, पर्याय बताना है। ऑप्शन ए है रनिवास, ऑप्शन बी है हरम खाना, ऑप्शन सी है तहखाना और ऑप्शन डी का मतलब है कई, एक से अधिक इसमें सत्य हैं। तो अंतःपुर का क्या पर्यायवाची होगा? तो घर या महल के भीतर जिस भाग में स्त्रियां रहती है उसे अंतःपुर कहते हैं और इसी को हम जनान खाना के नाम से जानते हैं, रनिवास भी बोलते हैं और हरम खाना भी बोलते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, पत्थर का उचित पर्याय क्या है? ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर पत्थर का दिया गया शैल, उपल, कांतार और श्लाघा। सारे देखिए ऑप्शन और फिर देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। पत्थर के पर्याय में देखिए प्रस्तर होता है इसका, उपल होता है और पाहन होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पत्थर का उचित पर्याय उपल होता है। याद रखिएगा, प्रस्तर, उपल, पाहन ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो पत्थर के हैं। देखिए जो पिछला फर्स्ट वाला सेट हुआ है हिंदी का, उसमें 2-3 क्वेश्चन को लेकर के आप सभी की कंफ्यूजन है और वहाँ पर कुछ वर्तनी की अशुद्धि हो गई है। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको भी करेक्ट करा दूंगी। आप सभी के मैं कमेंट देखती हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जीएस का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो पूरा आपको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं रह जाएगी। सारे सेट हो जाने के बाद एक बार मैं फिर से सारे जिसमें जिसमें कंफ्यूजन है वो हर वीडियो के अगले पार्ट में तो कराऊंगी, लास्ट में सभी का एक बार करेक्शन भी तैयार करवा दूंगी, जिससे आपकी कोई दिक्कत ना रहे। खासकर वर्तनी में छोटी छोटी त्रुटियां हैं, मात्रा की, वर्ण की, ये सारी त्रुटियां दूर की जाएंगी, या फिर कहीं पर अशुद्ध हो गया कोई वाक्य, वो भी सही किया जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, अभी क्लास के लास्ट में हम देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखिए, द्विजराज और मृगलांछन, इनके लिए उचित पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पर्वत में से बताना है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये द्विजराज, मृगलांछन, छपाकर, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रहेगा चंद्रमा के। अब देखिए पृथ्वी दिया गया है, तो पृथ्वी के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? वसुधा है, वसुंधरा है, क्षिति, धरती, धात्री। इसके अलावा और भी पर्यायवाची भूमि, इला, उर्वी, जमीन, ये सारे आप पृथ्वी के पर्यायवाची याद रख सकते हैं। सूर्य का दिनकर हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची आपको सारे ही याद रखने की जरूरत है। ठीक है, सूर्य का दिनकर हो गया, रवि हो गया, पर्वत के महीधर है, भूधर है, शैल है, नग है, ये सारे पर्वत के पर्यायवाची। अचल भी पर्वत का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं तत्सम तद्भव के। 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अगले में बताना है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। उपविष्ट है, द्वानवती है, मार्ग है और मठिया दिया गया है। इनमें से एक तत्सम नहीं है, इसका मतलब हमसे तद्भव पूछा गया है। तो इसमें से उपविष्ट, उपविष्ट किसका तत्सम है? बैठ का, बैठने का क्या हो जाएगा? उपविष्ट। ठीक है, मार्ग, मग का पर्याय, मग का तत्सम है, माफ कीजिएगा पर्यायवाची कराते हुए दिमाग में पर्यायवाची आ रहा है। तो मार्ग किसका है तत्सम? ये हो जाएगा मग का। ठीक है, द्वानवती बानवे का है। बचा कौन? मठिया। तो मठिया कैसा है? ये एक तद्भव शब्द है, इसका होता है मठ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, शालीवाट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? सलाई, साढ़ू, साला या फिर सियार। तो देखिए शालीवाट किसका है? साढ़ू का है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सलाई किसका होता है? शलाका का। सलाई एक तरह का क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम होता है शलाका। साला किसका होता है? साला होता है तद्भव शियाल का और सियार को श्रृंगाल बोलते हैं तत्सम में। 13th क्वेश्चन देखिए, कौन सी तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है? विक्षोभ को विक्षोभ दिया गया है,
कुम्हड़ा एक तद्भव है, इसका तत्सम दिया गया कुष्मांड। पराठा का परपटा और आरसी का आलस्य दिखा गया है। देखिए कोई एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही होंगे। तो विक्षोभ का विक्षोभ होगा, कुम्हड़ा का कुष्मांड होगा, पराठा का परपटा होगा। लेकिन आरसी गलत है, आरसी आलस्य का नहीं है, आरसी किसका है? आदर्श का है। तो आदर्श एक तरह का तत्सम है और आरसी उसका तद्भव है। 14th क्वेश्चन देखिए, शेणु का तद्भव रूप क्या है? सींग, सुन, शून्य या फिर सूंड। शेणु का तद्भव है सुन का। शेणु तद्भव, इसका जो तद्भव है सुन है, ये शेणु जो है तत्सम शब्द है। सींग का श्रृंग होता है, क्या होता है? श्रृंग, ठीक है, श्रृंग याद रखिएगा। सुन शून्य हो जाएगा इसका। सूंड का शुंड होता है, शुंड। अब याद रहेगा, तत्सम शुंड है, शून्य है, श्रृंग है। सींग का श्रृंग होगा, शून्य का शून्य होगा, सूंड का शुंड होगा और शेणु किसका है? सुन का। क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? लटन, मंडूक, मधुक या फिर मूठ। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? लटन। लटन कैसा है? लटन एक तत्सम शब्द है, लटकना का लटन होता है। मंडूक किसका है तद्भव? तो ये है, मंडूक है मेढक का। तो मंडूक का तद्भव क्या हो जाएगा? मेढक, ठीक है। महुआ का क्या होता है? मधुक होता है। महुआ का क्या हो जाएगा? मधुक तत्सम। लेकिन जो मूठ है ये क्या है? ये एक तरह का तद्भव है और इसका जो होता है तत्सम वो मुष्टि होता है। तो हमसे पूछा गया तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव। तो मूठ एक तद्भव है। लटन, लटन क्या हो जाएगा? ये एक तत्सम है और मंडूक भी तत्सम है, मधुक भी तत्सम है। और इनके तद्भव मैंने बताया, लटन से लटकना हो जाएगा, मंडूक का मेढक और मधुक का महुआ, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अगले प्रश्न में पूछा गया, महंगा, भात, शिम्बा या फिर बिल में से बताना है। तत्सम तद्भव ही पूछे जा रहे हैं, तद्भव नहीं है तो मतलब हमसे तत्सम पूछा गया है। तो महंगा क्या है? तद्भव है, महंगा का महार्ग होता है, ठीक है। भात, भात का तत्सम होता है ओदन, भात का ओदन हो गया, ठीक है। शिम्बा, शिम्बा किसका है? सेम का है, शेर वाला सिम्बा नहीं, ठीक है। अभी मूवी आई थी सिम्बा वाला नहीं है, ये सेम का शिम्बा है। बिल, बिल का तत्सम होता है विवर। हमें सही उत्तर अपना मिल गया है, वो है ऑप्शन सी। शिम्बा किसका है? सेम का है तत्सम। बाकी सारे महंगा, भात, बिल ये सारे तद्भव हैं, इनके मैंने तत्सम आपको बता दिए हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, अहेर और खोई तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम चुनना है। अहेर का क्या होगा और खोई का क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अहीर और क्षोई, ऑप्शन बी है आखेट और क्षोद्र, ऑप्शन सी है आहत और खोद्र और ऑप्शन डी है आहत और क्षोद्री। तो देखिए जहाँ पर खा शब्द आए तो ज़्यादातर वो आप तद्भव में देखेंगे, वो पहले ही आप हटा सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, अहेर का आखेट होता है। अहेर का तत्सम क्या होगा? आखेट होगा। खोई का तत्सम क्या होगा? क्षोद्र होगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? अर्क, गिरगिट, भांग या फिर तेवर। इसमें से तत्सम नहीं है। अर्क क्या है? अर्क एक तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है, तो यही नहीं है। अर्क, अर्क किसका होता है? अर्घ का होता है तत्सम। बाकी गिरगिट क्या है? गिरगिट का, गिरगिट एक तद्भव है और तद्भव इसका तत्सम क्या होगा? गलगति। गिरगिट का क्या? गलगति। भांग का तत्सम क्या होगा? भृंगी होगा, भृंगी। तेवर का त्रिकुटी होता है। देखिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, जैसे मैं हर शब्द का तत्सम तद्भव बोल देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं हर एक तत्सम का या तद्भव या जो भी शब्द लिखने हैं मैं वो हिंदी में वहीं पर नोट कर दूंगी, ठीक है। बोलने से समझ में आ रहा है तो सही है, अगर दिक्कत है तो आप बताइए, मैं हर एक ऑप्शन में नोट करके बताऊंगी। निम्नलिखित में से तद्भव है बताना है। चक्रवाक, नकुल, प्रतिवासी या तमोली में से कौन सा है जो तद्भव शब्द है? तो पहले देखेंगे इनमें से कौन कौन से तद्भव हैं। चक्रवाक क्या है? तत्सम है। नकुल क्या है? एक तरह से तत्सम है। प्रतिवासी भी तत्सम है। बचा क्या? तमोली। तो तमोली होता है तद्भव शब्द किसका? तांबुलिक का। तांबुलिक एक तत्सम शब्द है, इसका होता है तमोली। चक्रवाक का तद्भव क्या है? चकवा का होता है चक्रवाक तत्सम, ठीक है। नकुल का क्या होगा? नेवला। नेवला तद्भव है और इसका तत्सम नकुल होता है। प्रतिवासी पड़ोसी का तत्सम है। बचा क्या? तमोली। तमोली क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तांबुलिक होता है। 20वां प्रश्न देखिए, लाख एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम क्या होगा? लाक्ष, लक्ष्य, लाज या फिर लक्ष्य। तो लाख का जो तद्भव है वो लक्ष्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तत्सम तद्भव कंप्लीट हुए। अब हम वाक्य शुद्धिकरण या फिर वर्तनी शुद्धिकरण देखेंगे।
21st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका चयन करना है। इसमें ऑप्शन ए, हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। बी है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। सी है, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। डी है, आप तो नहीं आए मगर आपका भाई आ गया था। कोई एक अशुद्ध है और आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा आसानी से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, अशुद्ध वाक्य ही, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। यहाँ पर केवल भी यूज हो रहा है और मात्र भी यूज कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ। मात्र लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द का यूज हो चुका है। बाकी सारे करेक्ट हैं। 22वां प्रश्न देखिए, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। ठीक है, इस वाक्य में कैसी त्रुटि है? वाच्य संबंधी त्रुटि है, पुनरुक्ति संबंधी त्रुटि है, लिंग वचन संबंधी कोई अशुद्धि है, या फिर प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो क्या है, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। यहाँ पर क्या गलत है? तो यहाँ पर वाच्य संबंधी अशुद्धि है। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, पिताजी द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। यहाँ पर वाच्य संबंधी अशुद्धि है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। अब उपर्युक्त जो वाक्य है इसमें कैसी त्रुटि है? संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, या फिर विशेषण संबंधी है? तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध दिया गया। यहाँ पर घोर गलत होगा, क्या शुद्ध वाक्य होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। तो इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर घनिष्ठ होना चाहिए था, ना कि घोर। सही उत्तर ऑप्शन डी है। 24th क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। अब इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल में और आकाश में फैली हुई है। ऑप्शन बी क्या है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ऑप्शन सी है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है, या फिर सभी अशुद्ध हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25th क्वेश्चन देखिए, विद्यावाचस्पति एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप कैसा होगा, कैसे लिखा जाएगा? ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी का प्रोनाउंसिएशन मैं लगभग सेम ही करूंगी, तो इसलिए आपको ये देखना है इसमें कौन सा सही होगा। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विद्यावाचस्पति। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इसको लिखा जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। 26th क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें। इसमें कोई एक अशुद्ध वर्तनी दी गई है, वांछनीय, पिपीलिका, या फिर शुश्रूषा, या मुमूर्षु। देखिए क्या गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब वांछनीय सही है लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर शुद्ध रूप अशुद्ध वर्तनी युक्त वांछनीय कैसे लिखा जाता है, जैसे दिया गया है। पिपीलिका भी सही है, शुश्रूषा भी सही है। सापे सबसे पहले वाले शलजम वाले सापे छोटी मात्रा होती है, ये ध्यान रखिएगा, छोटे ऊ की। शुश्रूषा। मुमूर्षु गलत है, क्योंकि मुमूर्षु कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए, समझ आ गया होगा, मुमूर्षु। ठीक है, सही उत्तर मिल गया। ये छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, बीच में जो मापे बड़ा ऊ बना हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए हिंदी का ये सेट भी लगाइए, बिल्कुल भी परेशान मत हुए। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है या मुझसे भी कहीं गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं भी डाउट रह जा रहा है, कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी 60 नंबर की आती है, यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करते चलिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस लेवल का एग्जाम हल कर पा रहे हैं, ऐसा पेपर कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं पेपर आपका बहुत ईजी ही आएगा। अब आप पेपर का पैटर्न देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों को आप हल कर पाएं। अगर कहीं दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है और आप सभी के कमेंट आप देखते हैं, मैं देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। अगर जहाँ पर कोई समस्या है तो उसको मैं समझाने की भी कोशिश करती हूँ। 27वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। कुंडली एक अशुद्ध शब्द है बोला गया है, माफ कीजिएगा। तो कुंडली क्या एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है पूछा गया है। व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धि है, बी है संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, सी है व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, या फिर डी है स्वर मात्रा संबंधी कोई अशुद्धि है। कुंडली में कैसी अशुद्धि है, कुंडली कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये देखो, कुंडली ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर ना दे दिया गया है।
इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कैसी त्रुटि हो जाएगी, यहाँ पर त्रुटि है संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर आधाना देखिए ऐसे लिखा है और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि ये है, ठीक है, कुंडली ऐसे लिखते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, उपर्युक्त वाक्य में कैसा दोष है? पुनरुक्ति संबंधी, पदक्रम संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया संबंधी कोई अशुद्धि है? तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, इस वाक्य में पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि मध्यकालीन युग, जब मध्यकाल दिया हुआ है तो युग का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। हमने कालीन भी यूज किया, युग भी यूज किया, गलत है। मध्यकालीन युग गलत दिया गया, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मैं एक दो बार रिपीट कर रही हूँ, शायद सुनने की वजह से आपको चीजें याद रह जाएंगी, तो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, यथेष्ट, घनिष्ठ, व्यापित, नर्क, ये जो शब्द दिए गए हैं, इन जैसे शब्द युग्मों में कैसी त्रुटि है? त्रुटि किस प्रकार की है? व्यंजन संबंधी है, संयुक्त व्यंजन संबंधी है, व्यंजन द्वित्व संबंधी है या स्वर मात्रा संबंधी? यथेष्ट, घनिष्ठ, व्यापित और नर्क। तो देखिए इनका सबसे पहले देखिए लिखते कैसे हैं। यथेष्ट को कैसे लिखेंगे? यथेष्ट में ये जो ठा यूज है ना, इसकी जगह यथेष्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यथेष्ट के बाद घनिष्ठ, तो घनिष्ठ यहाँ पर गलत है, घनिष्ठ कैसे लिखेंगे? घनिष्ठ होता है ठा, ठीक। अब व्यापित, व्यापित कैसे लिखते हैं? व्यापित नहीं, व्याप्त होता है। और नर्क, नर्क तो हम लोग बोलने लगे, नर्क वाला कोई शब्द नहीं होता, नर्क गलत दिया गया, मैं भी वही लिख रही हूँ, देखिए नरक होता है, नरक। तो यहाँ पर कैसी त्रुटि हो जाएगी? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन संबंधी त्रुटि है, यथेष्ट, घनिष्ठ, व्याप्त, नरक। हम लोग बोलते भी हैं ना, तो उसी तरह गलत हो जाती, तो आपसे सही प्रोनाउंशिएट करिए, यथेष्ट, घनिष्ठ, व्याप्त और नरक, ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से गलत का चुनाव करना है। विस्मृत को ऐसे विस्मृत लिखेंगे, सृष्टि ऐसे लिखते हैं सृष्टि का, उच्छृंखल आपको ये दिया गया, अनुषंगिक का आनुषंगिक दिया गया है। कौन सा इसमें से गलत दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन सी है, बाकी सही है। विस्मृत, सृष्टि, आनुषंगिक ऐसे ही लिखते हैं, अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। और सा कौन सा यूज हो रहा है वो भी देखिए। लेकिन उच्छृंखल कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर उ होगा, आधा चा होगा, छा है, छा के नीचे ऐसे ये लगेगा री, अंक की मात्रा लगेगी, खा है और ला है। देखिए मैं एक एक वर्ण बोल रही हूँ क्योंकि इस तरीके से आपको याद रहेगा। उच्च श्रृंखल है, ठीक है, उच्च श्रृंखल है, याद रहेगा, इस तरीके से इसको लिखते हैं, इसलिए ये वाला गलत हो गया। 31वां क्वेश्चन देखिए, विशेष और विशेषण युग्मों में से त्रुटिपूर्ण छांटें। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अशुद्ध वाला वर्ग जो है वो दूसरा टॉपिक वो खत्म कर लिया है, अगले टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें बताना है कौन सा विशेषण विशेष का युग्म गलत है। जागरण का जागृत होगा, प्रौढ़ता का प्रौढ़ होगा, मिथिला का, देखिए यहाँ पर मैथिल दिया गया है, मैथिल का मिथिला है, और परतंत्रता का परतंत्र है। कौन सा गलत दिया गया विशेष से विशेषण? तो ऑप्शन सी। जागरण से क्या होगा, विशेषण बनेगा जागृत या फिर जागृत। प्रौढ़ता का क्या बनेगा विशेषण? प्रौढ़। मैथिल गलत है, मिथिला होता है, मिथिला एक तरह का विशेष है, और इसका विशेषण क्या बनेगा? मैथिल, मैथिल ये, तो हमें उल्टा दे दिया गया था, ये याद रखिए, मैथिल, ठीक है। और परतंत्रता का क्या हो जाएगा? परतंत्र सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण है, कंप, क्रोध, खपड़ा या फिर गंतव्य में से बताना है। तो विशेष विशेषण हम लोग देख रहे हैं, और आगे इसमें देखिए क्या उत्तर सही होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विशेषण क्या है? गंतव्य। गमन एक विशेष है और गमन का होता है विशेषण गंतव्य। बाकी सारे आपको विशेष दिए गए हैं, जैसे कंप एक विशेष है और इसका विशेषण होगा कंपित, क्रोध का विशेषण होगा क्रोधी, और खपड़ा का विशेषण हो जाएगा खपड़ैल। लेकिन गंतव्य एक तरह का विशेषण है और इसका विशेष गमन होगा, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। 33वां क्वेश्चन देखिए, यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जुझारू, त्याज्य, तिरोहित या फिर टकसाल। ठीक है, तो विशेषण देखते हैं। जुझारू क्या है? एक तरह का विशेषण है। त्याज्य भी विशेषण है, तिरोहित भी विशेषण है, लेकिन टकसाल, टकसाल एक विशेष शब्द है, विशेषण नहीं है।
टकसाल क्या हो जाएगा, विशेष्य है। तो ये बाकी के 3 कैसे हो गए, ये विशेषण है, याद रखिएगा। 34th क्वेश्चन देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। अब ये जो उपयुक्त वाक्य है इसमें कितने विशेषण हैं ये पूछे गए हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। इसमें कितने विशेषण हो जाएंगे, 1 विशेषण, 2 विशेषण, 3 विशेषण या फिर 4 विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 3 विशेषण है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्ची के लिए यहाँ पर छोटी यूज हुआ है, कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, मिला करके 3 विशेषण हो जाएंगे। 35th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, सुरभि, उचित, विचित्र या फिर प्रतिबिंब। हमसे इसमें विशेषण शब्द पूछा गया है। इसका सही उत्तर देखिए, सुरभि क्या है, एक विशेष शब्द है। उचित ये विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विचित्र भी एक तरह का विशेष्य है और प्रतिबिंब भी क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, कोई आदमी आ रहा है, उपयुक्त वाक्य में कैसा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें कैसा, कोई आदमी आ रहा है तो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, कोई आदमी आ रहा है तो यहाँ पर ये सर्वनाम की जगह पर प्रयुक्त हुआ है और ये विशेषण कैसा कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति हैजा से पीड़ित है। अब इसमें जो शब्द दिया गया 10वां, इसमें कौन सा विशेषण है, वृत्तिवाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, 10वां कहा जा रहा है, तो ये एक तरह का क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर होता दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब आवृत्तिवाचक में आता है, लेकिन अगर क्रम दर्शा रहे तो क्रमवाचक विशेषण हो गया। 38 क्वेश्चन देखिए, जो विशेषण और विशेष के, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। देखिए, अगर विशेष विशेषण से पहले आ रहा है या फिर विशेषण क्रिया के बाद में आ रहा है तो आपको ये बताना होता कौन सा होगा। यहाँ पर सही उत्तर है, ये है विधेय विशेषण। अगर विशेषण से पहले आ जाएगा, विशेष के पहले ही विशेषण आ जाएगा, माफ कीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो उद्देश्य विशेषण। 39th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत है, उसका चुनाव करेंगे। आसीन का आसन दिया गया है, ठीक है, आसीन क्या है, एक तरह का विशेषण है, आसन विशेष से बताया जा रहा है। आदमी, इसका आदि, मधुर का मधुरता, कृतक का कर्ता, मतलब कर्ता का कर्ता की विशेषण है। देखिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आसन का आसीन होगा विशेषण, बिल्कुल सही है। आदि का आदिम है विशेषण। फिर है मधुरता का मधुर, गलत हो जाएगा, मधु का होता है मधुरता, ऑप्शन सी करेक्ट है। और कर्ता का विशेषण कर्तक। 40वां प्रश्न देखिए, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहा जाता है। 41st क्वेश्चन देखिए, उन्मीलन का उचित शब्द क्या होगा, मीलन, अवमीलन, निमीलन या फिर एक से अधिक सत्य है। तो अब हमसे विलोम शब्द पूछे गए हैं, अगले हम 10 शब्द विलोम के देखने वाले हैं। तो निमीलन यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर, उन्मीलन का होता है निमीलन। 42वां प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, ठीक है। उत्थित का पतित दिया गया है, आबाल का निबाल, उज्ज्वल का धूमिल और खेचर का भूचर। सही उत्तर देखिए क्या होगा, तो आबाल का वृद्ध होता है, निबाल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। उत्थित का पतित है, उज्ज्वल का धूमिल है और खेचर और भूचर ये आपस में विलोम हो जाएंगे। 43rd क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। दैविक का भौतिक है, दैहिक का ऐहिक है, निषिद्ध का विहित है और बोध का मुक्त है। ये सारे विलोम दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है। तो देखिए, दैविक का क्या हो जाएगा, भौतिक, बिल्कुल सही है। दैहिक का ऐहिक हो जाएगा, निषिद्ध का विहित है, बोध का दुर्बोध्य होता है ना कि मुक्त होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, बोध का दुर्बोध्य। 44th क्वेश्चन देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। फुल्ल का म्लान है, प्रकाशन का गोपन, भंजक का संजक, राहत का प्रकोप है। कोई एक है जो इनकरेक्ट है। फुल्ल का मतलब विकसित होना, म्लान का मतलब कुम्हलाया, सही दिया गया है। प्रकाशन का गोपन है, भंजक का संजक दिया गया, बिल्कुल गलत है, भंजक का योजक होता है और यही हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा गया है। और राहत का प्रकोप होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जगन्य का विलोम नहीं है, तो इनमें से कौन सा जगन्य का विलोम नहीं है? आदर्श, गर्हित, सुप्ति और रमणीय में से बताना है। तो जगन्य के विलोम शब्द कौन से होते हैं? आदर्श होता है, ठीक है, सुप्ति होगा, रमणीय होगा। लेकिन ये जो गर्हित है और त्याज्य है, ये जघन्य के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गर्हित या फिर त्याज्य जो है वो जघन्य का पर्यायवाची है, बाकी सारे इसके विलोम दिए गए हैं। 46 क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? क्षोभ का अवकृपा दिया गया है, चिर का स्थायी, विशद का मलिन, संघर्ष का विषाद। तो विलोम में कोई एक अशुद्ध है, क्षोभ का अवकृपा होगा, सही है। चिर का मतलब स्थायी दिया गया, चिर का और स्थायी का कोई, देखिए यहाँ पर हमें पर्यायवाची नहीं विलोम पूछे गए हैं, तो चिर का अल्प हो जाएगा, जो लंबे समय तक चिर रहता है, और जो कम समय तक अल्प, ठीक है, तो अल्प हो गया। विशद का मलिन सही है, संघर्ष का विषाद भी सही है, ठीक है। बाकी सारे देख सकते हैं आप कैसे दिए गए मैच करके। 47 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? श्लाघा का मानक्षय, वाचाट का शांत दिया गया, हत का अनहत, गरिमा का लघिमा। कोई एक इनकरेक्ट है। श्लाघा का मांगक्षय, वाचाट का शांत होगा, हत का जीवित होगा, ना कि अनहत, हत का जीवित, गरिमा का लघिमा। 48 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से अशुद्ध जो हैं विलोम वो बताने हैं। अत्याज्य का दुर्दिन है विलोम, अन्वय का अन्व्यय है, उन्नयन का कृपण है, सुदीन का दामिनी है। देखिए कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो उन्नयन का जो होता है वो कृपण नहीं, पलायन होता है। क्या होता है? पलायन होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया और यही हमारा सही उत्तर होगा। 49 क्वेश्चन देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? नव का जीर्ण दिया गया है, ध्वंस का अक्षय दिया गया है, पांडित्य का अदक्षता, सुभग का भाग्यवान। एक जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है? सुभग और भाग्यवान गलत हो जाएंगे। सुभग का होगा भाग्यहीन, ठीक है, बाकी सही है। नव का जीर्ण, ध्वंस का अक्षय, पांडित्य का दक्षता, बाकी सब करेक्ट हैं विलोम में। विलोम से रिलेटेड अब ये 10वां प्रश्न हो जाता है, 50वें प्रश्न पे आ चुके हम लोग। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है ये बताना है। तन्मय का अप्रवृत्ति दिया गया है, यंत्रणा का सुख दिया गया है, संश्रय का आश्रय दिया गया, सत्वर का विलंबित दिया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संश्रय का होता है निर्विलंब, निर्विलंब, ठीक है, संश्रय का। बाकी सत्वर का क्या होगा? विलंबित, मंद, यंत्रणा का सुख है, तन्मय का अप्रवृत्त होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, हस्ताम लकवत शब्द का उचित अर्थ क्या है? ठीक है, हथेली पर रखे मक्खन के समान, हथेली पर रखे आंवले के समान, हथेली के मैल के समान, या हथेली की रेखाओं के समान। तो हस्ताम लकवत किसको बोलते हैं? हथेली पर रखे आंवले के समान को, ऑप्शन बी करेक्ट है। निमीलित पूछा गया, इस शब्द हेतु सही अर्थ क्या होगा? जो फूल आधा खिला हो, जो फूल सूंघा गया हो, जो फूल सूंघा ना गया हो, जब फूल पूरी तरह खिला हो। तो देखिए क्या होता है, निमीलित का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, जो पूरी तरह से खिला हुआ फूल हो वो निमीलित है, और जो आधा खिला हो वो अर्ध निमीलित हो जाएगा। 53rd क्वेश्चन है, तमिश्रा शब्द का सही मूल्यांकन करें। मध्य रात्रि के समय को बोलते हैं, रात्रि का तीसरा प्रहर हो, अंधेरी रात को, या चांदनी रात को। तो देखिए मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे हम निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ। फिर रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा है, माफ कीजिएगा, त्रियामा, ठीक है, त्रियामा। आधी रात को हम, अंधेरी रात को बोलते हैं तमिश्रा, चांदनी रात को शर्वरी बोला जाता है, और ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो शर्वरी क्या है? चांदनी रात है, निशीथ मध्य रात्रि का समय, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा है, अंधेरी रात तमिश्रा है। 54th क्वेश्चन देखिए, अधित्यका शब्द का सही अर्थ क्या होगा? बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, या पर्वत या पहाड़ी के जो ऊपर की भूमि है और जो भूमि बंजर ना हो, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। बिना जोती हुई भूमि को हम आकृष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकृष्ट, ठीक। जो भूमि, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो। अकृष्ट पूर्वा, मैं क्लियर करके लिख रही हूँ, ठीक है, जिससे कि स्पेस बचा रहे। अकृष्ट पूर्वा बोलेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? अकृष्ट पूर्वा, ठीक है। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि वो क्या कहलाएगी? अधित्यका। क्या कहलाएगी? अधित्यका। जो भूमि बंजर ना हो सो अवंध्य कहते हैं, अवंध्य,
55th क्वेश्चन देखिए, रित्यक्ता या फिर विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? अपविद्ध, कानीन, कृतक या पौनर्भव। देखिए आपसे पूछा गया है विधवा से, मतलब विधवा या कोई रित्यक्ता है, उसका विवाह हो जाता है, उसके बाद जो उससे उत्पन्न पुत्र है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपविद्ध दिया गया है, तो माता या पिता द्वारा जो परित्यक्त पुत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? अपविद्ध बोलते हैं। कानीन क्या होता है? मतलब अविवाहिता जो स्त्री है उसके गर्भ से जन्मी संतान कानीन कहलाती है। कृतक अर्थात क्रय किया हुआ जो पुत्र है वो कृतक है। और जो पौनर्भव है ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखिए, जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण, उत्तमर्ण, ऋणार्ण या फिर नादिहंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधमर्ण का मतलब है जिसने किसी से ऋण लिया हो, और जो ऋण देता है व्यक्ति वो उत्तमर्ण कहलाता है। कर्ज चुकाने के लिए अगर फिर से कोई कर्ज लिया गया उसे ऋणार्ण कहते हैं, और कर्ज या फिर ऋण किसी ने लिया और ना चुकाए तो उसे क्या बोलेंगे? नादिहंध। नेक्स्ट है 57, नैऋत्य अर्थात इसका क्या अर्थ होगा? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। ये इन चारों ऑप्शंस में से बताना है क्या होगा। तो दक्षिण और पूर्व इनके बीच की, देखिए ये जैसे ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर मैंने ऐसे बनाया है तो दक्षिण और पूर्व मतलब ये हो गया, ठीक है। इसी तरह पूरब और उत्तर ये हो गया, उत्तर और पश्चिम मतलब ये बीच की, ठीक है। मैं जैसे बता रही हूँ उसको समझेंगे तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाएगी? वो आग्नेय है, तो ये हो गया आग्नेय। अब आगे आपसे बता पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ये हो गई ईशान, ठीक है। अब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, और उत्तर पूर्व ये पश्चिम और दक्षिण के बीच की नैऋत्य है, तो दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन डी में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि या सम्राग्नि। तो देखिए समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, जठर मतलब पेट में, जठर में लगने वाली आग जठराग्नि, भूख लगने वाली। फिर जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। 59 क्वेश्चन है, परित्राण शब्द का सटीक अर्थ क्या है? रक्षण, दुकानदार, कंजूस और क्रोध दिया गया है। परित्राण किसका है सटीक अर्थ? तो रक्षण का हो जाएगा, रक्षण। दुकानदार का विपणी है, कंजूस का कृपण होगा और क्रोध का अमरस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में देखिए 7वां जो प्रश्न है वो वातायन पूछा गया है, क्या होता है? ढीठ, घिरा हुआ, खिड़की या फिर उछाल। तो देखिए ढीठ का मतलब क्या होगा? धृष्ट, ठीक है। घिरा हुआ आवृत्त, मतलब घिरा हुआ तो आवृत्त यूज करते हैं। फिर खिड़की, खिड़की का वातायन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, वातायन खिड़की को बोलते हैं। उछाल का झंप होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन में जो डाउट था पिछले पेपर में वो आज हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं इसी सेट में। तो 24वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, और इसका शुद्ध रूप पूछा गया था कि महात्म्य कैसे लिखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ठीक इसी तरह लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सभी अशुद्ध हैं और सही यही लिखा हुआ, महात्म्य ऐसे ही लिखते हैं। और एक और कंफ्यूजन था उज्जवल को लेकर के, तो उज्जवल ठीक है ऐसे लिखते हैं। जो वर्तनी में प्रॉब्लम हुई है मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और ये जो 30वें वाले प्रश्न में आप लोग को लग रहा था कि शुद्ध युग्मों में से गलत का चुनाव करें, देखिए सही है, अधिशासी ऐसे ही लिखते हैं। ये गलत है, अधिशासी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप लोग को अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं कुछ बुक का रेफरेंस दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, अधिशासी ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगर कोई डाउट हो आज वाले सेट में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें भी करेक्शन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर दूंगी। तो पूरा सेट ध्यान से देखिए, जो आपका स्कोर है कमेंट कीजिए। तो आज का ये हिंदी का सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, उसको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया। पेड कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिए हैं,
आप उनसे ऐसी टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उन नंबर्स पे आपको दे दी जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कोई चेंजेस है वो भी समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं उसको आगे ऐड कर लूँगी। तो आपको क्या करना है, अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आप वीडियो देख रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं, जिससे आप इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।